नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। और आज की कुछ हम महत्वपूर्ण खबरों पे बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पे बात करेंगे और ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाएं। और सबसे पहली बात यह है, अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और आज की हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, चर्चा में है कि प्रिंसिपल हमारे देश के नए सीजीआई मतलब कि यू ललित के बाद अब जो होंगे वो होंगे डीवाई चंद्रचूड़ होंगे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमको जानना ये आवश्यक है कि डीवाई चंद्रचूड़ जो एक मतलब कि सक्सेसर हमारे सीजीआई होंगे, उसकी प्रोसेस क्या है, क्या हमारे संविधान में मेंशन है या नहीं है। तो ये सारी बातें हमको जानना आवश्यक है। तो ये सारी बातें हमको जानना आवश्यक है। तो जो कॉलेजियम सिस्टम होता है वो अपना जो सक्सेसर होता है उसको भी नियुक्त करते हैं और नेक्स्ट सीजीआई के रूप में नियुक्त करने का प्रयास करते हैं। हम कॉलेजियम सिस्टम हमने तो पढ़ा है, लेकिन नया कॉलेजियम सिस्टम हमारा होता है 5+1 कॉलेजियम। इस बात को समझेंगे। 5+1 कॉलेजियम का मतलब है कि एक इसमें सीजीआई होंगे। सीजीआई के अतिरिक्त 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, लेकिन जो एक व्यक्ति होता है वो होता है सक्सेसर, जो हमारे सीजीआई होते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। तो इसलिए इसको बोलते हैं 5+1 कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कॉलेजियम सिस्टम को पढ़ें। तो हमने पढ़ा कि कॉलेजियम सिस्टम में सीजीआई होते हैं, उसके अलावा 4 मोस्ट सीनियर जज होते हैं। ये जो उच्चतर जो न्यायपालिका होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होते हैं देश के, उसमें क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट से संबंधित और ट्रांसफर से संबंधित क्या देते हैं, सरकार को रिकमेंड करते हैं। और अगर इनको हाई कोर्ट में रिकमेंड करना हो, किसी चीफ जस्टिस को क्या करना हो, उनको नियुक्त करना हो, उनका ट्रांसफर करना हो, तो उसमें उसके 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, किसके, दैट हाई कोर्ट के, जिसमें स्थानांतरण आदि संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब हम जान लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, हमारे संविधान में है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान में बात सबसे पहले संविधान की बात कर लेते हैं। संविधान में क्या है, संविधान में आर्टिकल 124 ये कहता है कि संविधान का आर्टिकल 124 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जजों को नियुक्त करते टाइम कंसल्टेट करेंगे किसके साथ, जजेस के साथ। ठीक है, तो एक जो कंसल्टेशन शब्द था, जो सहमति शब्द था, इस पे विवाद हुआ। तो इसके संबंध में न्यायपालिका ने कुछ 1981 में फर्स्ट जजेस बाद आया, उसमें कहा न्यायपालिका ने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट के संदर्भ में या ट्रांसफर्स के संदर्भ में, तो जो प्रेसिडेंट होंगे वो लॉजिकल रीजन के आधार पर उस अपॉइंटमेंट को रोक सकते हैं या उसको डिले या उसको मना भी कर सकते हैं। तो इससे इंपैक्ट क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव जो हमारी जो सरकार, जैसे एग्जीक्यूटिव हुई, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट आते हैं और जो भी कार्यपालिका रहती हैं वो सब आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव क्या होगी, सुपीरियर हो गई किससे, जुडिशरी से। तो इससे क्या हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन हुआ। तो इसके 12 साल बाद 1993 में सेकंड जजेस केस आया, उसमें कंसल्टेशन की बात की, तो उसने बोला कि कंकरेंस है। और उनने कहा कि केवल सीजीआई अपनी ओपिनियन नहीं देंगे, इसके अलावा जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी इस कॉलेजियम में शामिल होंगे, इस समिति में शामिल होंगे, जो जजों के ट्रांसफर अपॉइंटमेंट से संबंधित क्या देंगे, अपना रिकमेंडेशन देंगे। ठीक है, तो ये स्टेब्लिश हुआ। दूसरा, 1998 में थर्ड जजेस बाद आया, तो इसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त जो 5 जजेस होंगे वो सीनियर मोस्ट सीजीआई होंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये अपनी रिकमेंडेशन देंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसलों के अनुसार जो वाद हुए हैं, उनके अनुसार ये परंपरा क्या हुई है, स्टेब्लिश हुई है। इसकी बैकिंग क्या है, मतलब कि एक मतलब कि केस है, मतलब कौन सा है, थर्ड जजेस केस 1998 में आया, वो उस केस के आधार पर इसको स्टेबल
किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात, तो सरकार में और न्यायपालिका में टसन हमेशा चलता रहता है। तो सरकार ने कहा कि हम एनजेक स्टेब्लिश करेंगे, जिसका मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति और ट्रांसफर से संबंधित काम करेगा। लेकिन 99 संशोधन के तहत इसको लाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, स्ट्राइक डाउन किया और कहा कि ये असंवैधानिक है, इसको मतलब कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन करता है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ क्लोज डोर के आधार पर क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है कि जज अपना ही अपॉइंटमेंट स्वयं कर रहे हैं, तो एक चेक और बैलेंस की अवधारणा को क्या है, खत्म करता है। संविधान का जो क्या है मूलभूत सिद्धांत है, इस बात को, इसको मतलब कि इस परंपरा को खत्म करने का प्रयास करता है। शक्ति पृथक्करण की भावना को क्या करता है, खत्म करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो इसलिए हमेशा चर्चा में रहता है। तो इसमें हमेशा अब सुझाव करने की मांग लोगों के द्वारा की जाती है, तो इसलिए लगातार कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा। अब सरकार ने क्या किया है, 42 हाइड्रोकार्बन ब्लॉक्स को एक्सप्लोरेशन के लिए ऑक्शन किया है अंडर हेल्थ। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसमें 26 ऑयल और गैस के ब्लॉक है। इसमें 16 जो ब्लॉक है वो हमारे कोल कोल ब्लेडेड जो मीथेन है उससे संबंधित है। तो जो हेल्प स्कीम है, पहले हम उसको जान लेते हैं। हेल्प क्या है, पहले इससे पहले क्या था, एक प्री हेल्प योजना थी, उसके आधार पर एक नीति थी, उसके आधार पर इसका ऑक्शन किया जाता था। लेकिन बाद में सरकार हेल्प लेके आई। हेल्प का मतलब है क्या, हेल्प का मतलब है आपका डेवलपमेंट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। 2016 में सरकार इस नीति को लेके आई। और इससे पहले प्री हेल्प में क्या था, इसमें सरकार ने क्या किया, जितने भी कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल ऑयल और गैस है उनको एक लाइसेंस के अंतर्गत कवर किया। पहले ओनली क्या था, कन्वेंशनल आधार पर उनको मतलब कि लाइसेंस दिए जाते थे। ठीक है, तो इस बात को सरकार ने खत्म किया, एक सिंगल लाइसेंस की परंपरा लेके आई। ठीक है, सिंगल लाइसेंस हम लेके आए, पहले सेपरेट लाइसेंस दिए जाते थे जिसमें मीथेन, सेल, ऑयल, गैस आधार से संबंधित। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, केवल एक लाइसेंस के आधार पर आपको सारे मतलब कि जितने भी मतलब कि हमारे खनन आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में सरकार चेंजेस लेके आई। सरकार ने कहा कि आप हमको मतलब कि आप हमारे, पहले क्या था कि आप प्रॉफिट मतलब कि प्रोडक्शन प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल था। अब आप सरकार के साथ क्या करोगे, रेवेन्यू को क्या करोगे, शेयर करोगे। तो ये इसमें मतलब कि कुछ चेंजेस लेके आए। ठीक है, और सरकार सरकार ने कंपनी को फ्रीडम दी कि आप अपने प्रोडक्शन को सेल कर सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। लेकिन आप सेल कहां कर पाएंगे, घरेलू में डोमेस्टिकली आप सेल कर पाएंगे। ठीक है, पहले क्या करते थे आप, जो गैस की प्राइस कौन फिक्स करता था, सरकार फिक्स करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, सरकार ने रॉयल्टी में कुछ कम की, पहले रॉयल्टी ज्यादा थी। बस इस पॉइंट में आपको इस बात को ध्यान रखना है, सरकार ने इसमें क्या की है, रॉयल्टी कम कर दी है। पहले रॉयल्टी कितनी थी, 12 थी, 12.5 थी, 10%, 10% थी। इसमें सरकार ने 2% लेके आए, 2%, 5%, 2%, और 10 से 7.5% सरकार लेके आई। ठीक है, तो इसी में हाल ही में कुछ सरकार कुछ इसमें चेंजेस लेके आई, तो हमने पॉलिसी पढ़ ली। अब हमारे देश में कुछ मीथेन्स, कोल और कोल ब्लेडेड जो मीथेन है उसके कुछ रिजर्व मिलते हैं। जैसे अब रेड वाला जो पार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीबीएम हमको देखने को मिलता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और जो सीबीएम रहता है, जहां जहां मिलेगा वहां आपको कोल मिलेगा। तो कोल भी हमको इसी रीजन में देखने को मिलता है, इस मात्रा में हमको मतलब कि इसको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोल ब्लेडेड मीथेन क्या होता है, एक्चुअली जो कोल रहता है उसी में क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो इसको हम कुछ हमारी प्रोसेस रहती है, उसके माध्यम से हम उसको निकालते हैं। जैसे ये आप प्रोसेस देख पा रहे हैं, जैसे हमारा एक कोल है, इसमें हमने हाई प्रेशर पे एक वाटर को अमल की पानी को अंदर प्रेशराइज किया, प्रेशर्स के द्वारा इस पे कोल पे किया। कोल के द्वारा जो गैस है, जिसको मीथेन गैस मिलनी रहती है इसमें सीबीएम में, तो वो क्या होती, उन्मुक्त हुई, निकली, उसका उत्सर्जन हुआ, इमिशन हुआ, उसको हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद हम उसका अपना यूज में हम लेके आए। ठीक है, तो सीबीएम जो मेनली पाया जाता है, कोल किस एरिया में पाया जाता है, कि इसका संबंध किससे होता है, कोल से होता है। और सीबीएम में जो मेनली गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है, मीथेन गैस पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अनकन्वेंशनल गैस का मतलब है कि परंपरागत नहीं है।
ये अब अपरंपरागत है। इसका मतलब है कि हमने इनको उपयोग करना अभी हाल ही में चालू किया है, इससे पहले हम इसको उपयोग नहीं करते थे, जिसमें सेल गैस हमको देखने को मिलता है, सिन गैस देखने को मिलता है, कोल बेल्ट मतलब कि सीबीएम हमको देखने को मिलता है। तो आप कमेंट करके बताना सिन गैस में कौन कौन से कंपोनेंट है तो होते हैं, इस बात को आप कमेंट करके बताएंगे। हालांकि मैंने पढ़ाया भी है, तो आप इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सिन गैस में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने पॉलिसी पढ़ ली, सीबीएम के बारे में पढ़ लिया, हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, और पुरानी पॉलिसी क्या थी वो पढ़ ली, और हमने कहां कहां हमारे भारत देश में डिस्ट्रीब्यूशन है वो पढ़ लिया। ठीक है, अब जो सिन गैस, जो हमारी सेल गैस है, वो हमारी कावेरी बेसन में भी मिलती है, इधर काम्य बेसन में मिलती है, गोदावरी बेसन में भी मिलती है, महानदी बेसन में भी मिलती है, ठीक है, गंगा बेसन में भी मिलती है। तो इस बात को हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन हालांकि मैंने बता दिया है, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने कुछ मतलब कि फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के संबंध में पायलट प्रोजेक्ट चलाया है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि फ्लैक्स फ्यूल जो व्हीकल है उसका विशेषता क्या है। तो आपने कल के प्रोग्राम में, कल का नहीं परसों के प्रोग्राम में मोदी जी का इनॉग्रेशन देखा होगा, जो महाकाल लोक का निर्माण किया, उसमें कुछ वो उस मतलब की कार पे बैठे थे, तो वो कार जो चल रही थी वो फ्लेक्स फ्यूल से चल रही थी। इस बात को आपने गौर किया होगा, तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सरकार, इसका मतलब है कि ये जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है 100% या तो पेट्रोल पे चल सकते हैं, या 20 से 100% ब्लेंडिंग कर लो आप पेट्रोल में, तो उस पे भी, ये एथेनॉल पे भी चल सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि हमारे कार्बन इमिशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, जो दिल्ली में आए दिन समस्या देखने को मिलती है। और आप एथेनॉल का निर्माण करेंगे तो किसानों से आप क्या लोगे, शुगर मिल के माध्यम से आप उसका कच्चा माल लोगे, कच्चा माल के द्वारा आपका एथेनॉल मिलेगा, और एथेनॉल के द्वारा आप क्या कर सकोगे, मतलब कि आप इस फ्यूल का निर्माण कर पाओगे। और हमारी देश पे जो फ्यूल से संबंधित निर्भरता है अरब कंट्री पे, तो उससे क्या होगा, हमारी निर्भरता भी करोगी कम होगी, और बिल ऑफ इंपोर्ट का जो बिल है वो क्या होगा, कम होगा। तो हम अपनी अतिरिक्त जो आय है उसको पूंजी निर्माण में लगा पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे देश में समानता स्थापित होगी और समावेशी विकास की ओर हम अग्रसर बढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसके द्वारा आप, अगर आप फ्लेक्स फ्यूल आप निर्माण करेंगे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल जो कंबंशन इंजन होता है उसके माध्यम से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण कर सकते हैं, जिससे आप पेट्रोल पे भी चला सकते हो, और एथेनॉल पे भी चला सकते हो, और मेथनॉल पे भी चला सकते हो। इसका मतलब हो गया कि किसी भी व्हीकल को आप दो या दो से अधिक फ्यूल पे चला सकते हो, तो इससे क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें क्या होगा, बहुत सारा आपको मतलब कि डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, रिसर्च डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ये आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि, अच्छा, सरकार ने अभी जो टोयोटा ने पहली कार लॉन्च की, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्लेक्स फ्यूल के संबंध में, तो इसी संबंध में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है पहले हम उसका परिणाम देखते हैं, क्या कुछ उसके नेगेटिव तो नहीं आ रहे हैं, कि क्या पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसमें सुधार करते हैं। तो अगर ये पूरी तरह सही है तो हम इसको फिर संपूर्ण स्तर पर लागू करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें इसलिए हम पायलट प्रोजेक्ट रूप में इसको चालू करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो इंजन है, इंटरनल कंबंशन इंजन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहीं पे इग्नाइट होता है, और यहाँ से हम फ्यूल टैंक में डालेंगे, क्या फ्यूल डालेंगे, और इसमें एथेनॉल डाल सकते हैं, गैसोलीन डाल सकते हैं, इन दोनों का ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, तभी हम इसको बोलेंगे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। ठीक है, इस बात को आप रखेंगे याद। दूसरा, इसके बेनिफिट क्या होंगे तो हमने पढ़ ही लिया है, सुगर प्रोडक्शन होगा, पॉल्यूशन कम होगा, ऑयल इंपोर्टेबल कम होगा। ठीक है, कई कई मतलब कई लेवल पे हमको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। अब दूसरा, आरबीआई ने क्या किया है, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एसेट जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती हैं उसमें कुछ मतलब की अमेंड किया है। अब क्या होगा, सबसे पहले हम एआरसी पढ़ लेते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एआरसी क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग जो हमारा एसिड होता है, जिसको हम एनपीए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एनपीए आपको पता ही है कि 90 दिन से ज्यादा अगर आपने सरकार के, आपने अगर बैंक से लोन दिया और आपने उनका 90 दिन से अधिक भुगतान नहीं किया, तो ये जो
उस बैंक का जो एसेट था वो किस में चेंज हो जाएगा, एनपीए में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका समाधान करने के लिए कौन स्टेब्लिश हुआ, एआरसी स्टेब्लिश हुआ। इसको नरसिंहन कमेटी सेकंड के अनुशंसा के आधार पर इसको स्टेब्लिश किया गया। सेक्शन 3 के किसके, सारफेसी एक्ट 2002 के तहत इसको कंपनी के तहत रजिस्टर्ड किया गया, और इसको आरबीआई एनबीएफसी के तहत क्या करती है, रजिस्टर्ड मतलब कि रेगुलेट करने का प्रयास करती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर आपको एनपीएफसी देखना है तो जैसे मान लो बैंक है, बैंक का कोई एसेट मतलब कि बैंक की मतलब कि बैंक से किसी ने लोन लिया और वो बैड लोन में चेंज हो गया, मतलब कि एनपीए बन गया, तो ये जाएंगे बैंक एआरसी के पास, एआरसी जाएगा बोरोर के पास और इनसे कहेंगे भैया आपने अगर लोन लिया है तो आप इनको वापस दे दो, आपको कुछ डिस्काउंट भी हम दे देंगे। मान लो आपने 100 करोड़ लिया है तो आप मान लो 800 करोड़ ही दे दो, हम 200 करोड़ पे मतलब कि 100 करोड़ लिया है तो 80 करोड़ दे दो, 20 करोड़ हम देखते हैं क्या होगा, उसका समाधान हो सकता है। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो सरकार ने इसमें हाल ही में संशोधन क्या किया है, सरकार ने कहा है कि अगर एआरसी की मिनिमम जो नेट ऑन फंड होगा वो 1000 करोड़ होना चाहिए रेजोल्यूशन एप्लीकेशन के लिए, और ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत स्टेब्लिश होंगी। ये भी क्या है, एनपीए की समस्या को समाधान करने के लिए लाया गया था 2016 में। ठीक है, पहले क्या था कि आरबीआई के परमिशन के बिना ये अपना काम नहीं कर पाती। अब सरकार ने, अब आरबीआई ने कहा है कि अगर आपकी 1000 करोड़ से ज्यादा अधिक बढ़त है तो आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, और कहा है कि आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पहले 100 था, अब आप 300 अगर आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, और ऑडिट कमेटी होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव ओनली होना चाहिए। तो इस बात को उन्होंने कहा है अगर ऐसा है तो आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत काम कर पाएंगे। ठीक है, सार्थक नागरिक संगठन ने कुछ रिपोर्ट रिलीज की है किस पे, इंफॉर्मेशन कमीशन पे। और जो हमारे देश में आरटीआई जो एक आंदोलन था जिसके माध्यम से हम ट्रांसपेरेंसी स्टेब्लिश कर पाए, गुड गवर्नेंस स्टेब्लिश कर पाए मतलब करने की राह में हैं, उसके द्वारा कई घोटाले उजागर किए किसके द्वारा, आरटीआई के द्वारा, जैसे व्यापम घोटाला हुआ और भी कई घोटाले हुए जिसको हमने उजागर किया। तो उसमें कुछ रिपोर्ट जारी हुई है, कहा है कि इसके द्वारा बहुत सारे केस पेंडिंग है, कहा है कि 3.15 जो लाख आरटीआई कंप्लेंट हैं वो पेंडिंग में है, और ये सारी 26 इंफॉर्मेशन कमीशन अक्रॉस इंडिया में हमको देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा पेंडिंग हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, लगभग 1 लाख के करीब। ठीक है, ये डेटा को आप कोट कर सकते हैं तो आपका मार्क्स का क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि मार्क्स का क्या हो जाएगा, आपका वैल्यूएशन हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और झारखंड त्रिपुरा में कंप्लीटली आपको डिफेक्ट मतलब कि डिफेक्ट देखने को मिलता है, और ओनली 5% आपको जो मतलब की पोजीशन ऑक्यूपाइड वुमेन के द्वारा है इस मतलब की संस्थान में, आरटीआई में, और एनालाइज पेनल्टी इंपोज की गई है। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, मतलब कि बहुत सारी चीजें आपको मेनली डेटा ध्यान रखना है। जैसे आपको मार्च 31 2019 में आपको इतनी पेंडेंसी थी, 21 में इतनी हो गई, मतलब कि जून 2022 में इतनी पेंडेंसी है, मतलब पेंडेंसी का लेवल लगातार बढ़ ही रहा है। अब इसमें आप दो संदर्भ में देख सकते हैं, एक तो है कि संस्थान मतलब कि इसके जो हमारे की जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि लोग अधिक से अधिक जागरूक हुए हैं तो अधिक से अधिक आरटीआई लगा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पहलू इसमें शामिल हो सकते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसको पढ़ लें। ठीक है, और इसमें संशोधन भी हुआ था, सरकार ने किया तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये डेटा भी आया है तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया, इसलिए क्या है, स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इंडिविजुअल कंप्लेंट कर सकता है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ड्यू। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अतिरिक्त इसमें 10 से ज्यादा कमिश्नर इसमें नहीं हो सकते, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको नॉमिनेट करते हैं। और ऐसा ही, और इनको जो चीफ मतलब कि जो हमारे सूचना आयुक्त होते हैं उनको रिकमेंड करने के लिए एक समिति बनती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ये नॉमिनेट करते हैं।
किसको, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाता है, तब हमारे CIC नियुक्त होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट थे जो वजाहत हबीबुल्लाह थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। 65 या 5 वर्ष से, मतलब कि 65 साल या उनकी उम्र हो जाए या 5 साल का कार्यकाल, तो उनमें से जो भी पहले हो वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें संशोधन हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें संशोधन ये हुआ है कि इनका कार्यकाल कौन डिसाइड करेगा, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। या 65 या 5 साल नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन करेगा, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। केंद्र के इंफॉर्मेशन के लिए भी और राज्य के जो आयोग है उससे संबंधित भी कौन करेगा, केंद्र सरकार। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया। दूसरा, जो हमारा जो RTI है उसने हमारे देश में क्या क्या इम्पैक्ट डाले हैं, तो उसके संबंध में बात कर लेते हैं। अक्सर पूछा जाता है, तो देश को करप्शन फ्री बनाया है, अभी बना तो नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इसके द्वारा कई घोटाले उजागर किए गए, जैसे व्यापम घोटाला हुआ। ठीक है, और भी बहुत सारे घोटाले हैं, तो आप एक दो घोटाले के नाम रखोगे लिखोगे तो आप वहां पे एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हैं। अधिकारियों को अकाउंटेबल बनाया है, ट्रांसपेरेंट बनाया है, रिस्पॉन्सिव बनाया है, इक्विटेबल और इंक्लूसिव बनाया है, मतलब कि समानता और समावेशिता मतलब कि स्थापित की है, क्षमता स्टेब्लिश की है। ठीक है, और इसके द्वारा लोग क्या करते हैं, संस्थानों में रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, मतलब कि नियम का शासन एस्टेब्लिश होने का काम किया है इसने। मतलब कि शासन में क्या हुआ है, नागरिकों की भागीदारी एस्टेब्लिश होने का प्रयास हुआ है, और कंसेंसस लोगों की सहमति के आधार पर आप क्या कर सकते हो, शासन चलाने का प्रयास इसमें किया गया है। ठीक है, और आप कमियों की बात करोगे तो इन्हीं को आप लिख सकते हो, कमियां भी हुई हैं। ठीक है, मतलब कि ये पूर्णतः हम प्राप्ति की दिशा में नहीं कर पाए हैं। हाल ही में सरकार ने जो संशोधन किए हैं उनने उसके द्वारा जो RTI है उसको और कमजोर बनाने का प्रयास हुआ है, इस बात को आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन चर्चा में है। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसका जो कंपनसेशन है हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है, मतलब कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला सुना दिया, तो मान लो आप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में गए, मान लो हाई कोर्ट से होते हुए आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला आपको सुनाया, ठीक है, और आपके वो अगेंस्ट गया। इसके बाद आप क्या लगाओगे, रिव्यू पिटीशन लगाओगे, और रिव्यू पिटीशन के बाद आप क्या लगाओगे, क्यूरेटिव पिटीशन लगाओगे। ठीक है, तो ये लास्ट रिसोर्ट है। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी पिटीशन नहीं लगा सकते। अगर ये न्यायपालिका ने ये अगर आपकी रिजेक्ट कर दी, तो आपको मतलब कि जो पहले निर्णय था वही क्या होगा, निर्णय आपके ऊपर बाध्यकारी होगा। ठीक है, इसका संविधान में कोई मेंशन नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। रूपा अशोका होरा जो बात था 2002 में, इसमें एस्टेब्लिश किया गया। जबकि जो रिव्यू पिटीशन है उसका आर्टिकल 137 में मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करती है कि उनके द्वारा कोई जजमेंट किया गया है और वो जस्टिस मतलब कि सामाजिक न्याय की अवहेलना करता है, गलती से कोई ऐसा डिसीजन हो गया है जो लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधार सकते हैं, जिसका संविधान में मेंशन है। जैसा आप देख सकते हैं कसाब के केस में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे तक खुला था। ठीक है, तो यही सारी चीजें चल रही थी, क्यूरेटिव पिटीशन चल रही थी, रिव्यू पिटीशन चल रही थी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा, इंटरनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में था, क्यों, जिसको इंटरपोल भी बोलते हैं। इंडिया ने कुछ इंटरपोल ने इंडिया का रेड कॉर्नर, जो इंडिया चाह रहा था कि हम हमारे द्वारा इंटरपोल क्या करे, एक रेड कॉर्नर नोटिस नोटिस जारी करे, जो खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट है, मतलब कि अलगाववादी हैं, जो पंजाब से अशांति चाहते हैं, पंजाब में अशांति चाहते हैं, उनके लिए कहा कि आप इनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करो। तो इंटरपोल ने क्या किया, इसको मना कर दिया, कहा कि हम ऐसा जारी नहीं करेंगे। तो रेड नोटिस का मतलब होता है कि आप किसी लॉ को वर्ल्ड वाइड क्या कर पाओ, इन्फोर्स कर पाओ।
किसी को अरेस्ट कर पाओ, किसी को सरेंडर कर पाओ, किसी को लीगल एक्शन किसी के विरुद्ध ले पाओ, जैसे विजय माल्या के खिलाफ हम ले सकते हैं। और फ्यूजिटिव अगर कोई मतलब कि भाग जाता है, जैसे विजय माल्या जी भाग गए, उनके मतलब कि अगर भाग जाता है तो उनको पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो न्यूज थी। अब इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। इंटरपोल क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 195 देश हैं। ठीक है, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड लॉ को इन्फोर्स करने का क्या करता है, काम करता है। और इंटरपोल काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, इमर्जिंग क्राइम और साइबर क्राइम से संबंधित काम भी इसके प्रोग्राम रहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरपोल के द्वारा कुछ नोटिस जारी किए जाते हैं, अक्सर प्रश्न मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। रेड नोटिस का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को चाहते हैं विश्व में कहीं भी हो तो आप उसको पकड़ के लाओ, अपने यहाँ देश में वापस लाओ। ग्रीन का मतलब है कि आप वार्निंग और इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। येलो का मतलब है कि कोई अगर मिसिंग हो गया है तो उस व्यक्ति के संबंध में बात कर रहे हैं। ऑरेंज का मतलब है कि इमिनेंट थ्रेट तो है, तो उसके संबंध में ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है। ब्लू का मतलब है कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। पर्पल नोटिस का मतलब है कि आपको मोडस ऑपरेंडी करना है। ब्लैक नोटिस का मतलब है कि अनआइडेंटिफाइड बॉडी है तो उसको आगे करना है, तो ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। इंटर पोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग एक स्पेशल नोटिस होता है जिसको किसी ग्रुप या इंडिविजुअल के खिलाफ जारी किया जाता है, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अगर कोई सैंक्शन लगाए हैं तो इस नोटिस को जारी किया जाता है। इस नोटिस को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा, सरकार भारत ने क्या किया है, रसिया के अगेंस्ट वोट किया है। अब इस न्यूज को क्या है 20-25 मिनट बर्बाद नहीं करना है। किसमें वोट किया है, क्यों अगेंस्ट किया? क्योंकि अल्बानिया चाहता था कि जो रसिया ने जो यूक्रेन के कुछ रीजन है उसको एनेक्स किया है, उन रीजन की लोकेशन आप ध्यान रखिएगा, लोहांस्क, दोनेत्स्क, जैप्रोजिया और खेरासन। ठीक है, इनका सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। सबसे नीचे कौन? खेरासन। सबसे इधर कौन? लोहांस। सबसे इधर कौन? खेरासन। ठीक है, इनकी लोकेशन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अल्बानिया ये चाहता था कि जो एनेक्स रसिया के द्वारा किया गया है उसके संबंध में जो ड्राफ्ट लाया गया है उसमें ओपन वोटिंग हो, लेकिन जबकि रसिया चाहता था कि इसमें सीक्रेट वोट हो, मतलब कि गुप्त मतदान हो। तो अल्बानिया के फेवर में भारत ने क्या किया है, वोटिंग की है, कि भारत ने भी कहा है कि क्या हो, ओपन बैलेट हो। इस बात के लिए हमने कहा है। बस इतनी सी न्यूज है, हमको ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, साल्ट प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक ने अनकंडीशनली ग्रांट दी है $250 की, जो साल्ट प्रोजेक्ट है। साल्ट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का है, जो स्टेट स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें मतलब कि रिफॉर्म लाने से संबंधित है। बस इतना ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक में मेनली 5 ग्रुप होते हैं, जिसमें IBRD होता है, IDA रहता है, IFC रहता है, मीगा रहता है, ICSID रहता है। इसमें 1945 में स्टेब्लिश हुआ, 1960 में, 1956 में, 1988 में, 1966 में। मेनली इन दोनों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बोल दिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या करते हैं, और सबका जो मुख्यालय है हमको वॉशिंगटन DC में देखने को मिलता है। भारत इन 4 का सदस्य है, इसका सदस्य नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये ग्रांट देते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट देते हैं, सारा काम ये करते हैं, जो मतलब कि अल्प विकसित और विकासशील देश है उनमें सहायता करने का प्रयास ये करते हैं। ठीक है, एक इंडेक्स जारी हुआ है, कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स। इसको ऑक्सफैम इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस ने जारी किया है। बस इतना से ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ताना भगत कम्युनिटी चाहती है, जो झारखंड से संबंधित है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये चाहती है कि कंप्लीट सेल्फ गवर्नेंस हो, सेल्फ रूल हो। ठीक है, तो ताना भगत क्या है, एक औरन सेक्शन की ट्राइब है जो झारखंड से संबंधित है। ये गांधीयन फिलोसफी पे काम करते थे, और 1914 से 1919 के मध्य ताना भगत आंदोलन भी चला, जो सबने अवज्ञा आंदोलन के आधार पे था, जो ब्रिटिश के खिलाफ चला।
और दीकू, दीकू के खिलाफ चला। दीकू का मतलब है कि जो किसी मतलब कि वन्य क्षेत्र है उसमें बाहरी लोग आ जाते हैं तो उनको, जो जनजाति समाज था उनको दीकू बोलते थे। और ब्रिटिशर और दीकू जनजाति लोगों का क्या करते थे, शोषण करते थे, तो इसलिए ये आंदोलन चला था। तो इस आंदोलन को आप ध्यान रखेंगे। और इसमें मेनली जो पार्टिसिपेट किया उनने किया, जो ताना भगत नाम से व्यक्ति हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनने पार्टिसिपेट किया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। श्री गुरु रामदास जी चर्चा में है। गुरु रामदास जी फोर्थ गुरु हैं सिख के। सन इन लॉ थर्ड गुरु के अमरदास जी के हैं। इनने रामदासपुरम की स्थापना की, जिसको बाद में अमृतसर कहा गया। और इनको जमीन मुगल बादशाह अकबर के द्वारा प्रदान की गई। ठीक है। इनने इंस्टीट्यूट ऑफ लंगर की मतलब की ये प्रणाली स्थापित की, मंजिस स्थापित किया, जिसका मतलब मिशनरी सेंटर। और आनंद करंज स्टैब्लिश किया, मतलब की जो वेडिंग सेरेमनी है उसको भी स्टैब्लिश किया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरा, नानाजी देशमुख चर्चा में है। 11 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। सोशल रिफॉर्मर है। एजुकेशन है, फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रूरल सेल्फ रिलायंस से संबंधित काम किया। इनने पहली चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की। फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। इनको पद्म भूषण और ज्ञानेश्वर अवार्ड और भारत रत्न अवार्ड भी इनको मिला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरा, जयप्रकाश नारायण चर्चा में है। इंडियन फ्रीडम फाइटर हैं, थ्योरिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, पॉलिटिकल हैं, लीडर हैं। इन्हें सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की। और इस पार्टी का मेन उद्देश्य था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हम सामाजिक न्याय की स्थापना करें। मतलब कि जो भी काम करेंगे वो सामाजिक न्याय की दिशा में करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहकर करेंगे। 1948 में इनने कांग्रेस से लेफ्ट हुए। 1952 में इनने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। और मिड 1970 में इनने टोटल रिवॉल्यूशन की स्थापना की, जिसमें मेन उद्देश्य ये था कि पॉल्यूशन मतलब कि पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन लेके आएंगे, जिसमें सोशल भी होगा, आध्यात्मिक भी होगा, आर्थिक भी होगा, आइडियोलॉजी भी होगी। ठीक है। एजुकेशनल भी होगा और कल्चरल भी होगा। ठीक है। कल्चरल का मतलब है कि अपनी संस्कृति का हम सम्मान करें, सहेज कर रखें। पॉलिटिकल का मतलब है कि हम नया पॉलिटिकल सिस्टम लेके आए उस टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। सामाजिक का मतलब है कि समाज में न्याय की स्थापना करें, समानता स्थापित करें, लोगों को आध्यात्मिक होना चाहिए। आर्थिक का मतलब है कि सामाजिक असमानता दूर हो, आइडियोलॉजी विचारधारा में परिवर्तन हो, लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा दिया, सामाजिक शैक्षिक संस्थानों को बढ़ावा करने पर इनने बल दिया। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। टोटल रिवॉल्यूशन शब्द आप याद रखेंगे। ठीक है। एएसटी वेपन्स एंड, इसको इंडिया एंटी सैटेलाइट टेस्ट बोलते हैं, सरकार ने 2019 में किया, जिसको मिशन शक्ति के तहत किया गया। और इसको हम लो अर्थ एयर ऑर्बिट में हमने किया, काइनेटिक के व्हीकल के द्वारा इसको मतलब कि लॉन्च किया गया। और इस करने के बाद हम फोर्थ देश बन गए जिसके पास एक कैपेबिलिटी है, जिसमें पहला है हमको यूनाइटेड स्टेट देखने को मिलता है, रसिया, चाइना, और इसके बाद हमको हम देखने को मिलते हैं। हम मतलब भारत देखने को मिलते हैं। तो ये चर्चा में इसलिए था कि लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस तरह के टेस्ट कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, मतलब कि अंतरिक्ष में, स्पेस में क्या हो रहा है, बाहर से संबंधित संभावनाएं भी देखने को हमको मिल रही हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि इसको मतलब कि रोक लगनी चाहिए और ये सारी संभावनाओं को हमको दूर करना चाहिए। ठीक है। और ये देश इसलिए भी करते हैं, भारत ये कहता है कि हम तो इसलिए करते हैं कि चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, तो हमें अपनी संसाधनों की सुरक्षा करना है, तो हमको ऐसे टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। ये बात है। सोडियम क्लोराइड चर्चा में था। तेलंगाना नालाकोंडा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कहा कि इसमें कुछ अनियमितताएं हैं। और जो क्रोमाइट है वो हमको उड़ीसा, मोस्टली जयपुर, केंदाजोर, ठीक है, और दंदा कनाल डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने को मिलता है। इनवाइट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब होता है कि इसके सबसे पहले आपको उसका मतलब कि स्टडी करना है। कोई मतलब कि कोई प्रोजेक्ट है, पर्यावरण पे कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं डाल रहा। इसमें पहले सब साइट का सिलेक्शन किया जाता है, कहाँ प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं। फिर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया जाता है। फिर एनओसी के लिए अप्लाई किया जाता है। फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल जो बोर्ड होता है वो पब्लिक हियरिंग करता है, और इसमें पब्लिक हियरिंग करना अनिवार्य होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे।
और आपको एनओसी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है। अगर कुछ चेंजेस हैं तो चेंजेस करेंगे, एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट करेंगे, और रिजेक्ट कर दी तो आप रिजेक्ट कर देंगे। और इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको लीगल बैकिंग इस अधिनियम के तहत है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए बस इतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अमेरिका ने इसको लागू किया, इस बात को बस ध्यान रखना, ठीक है। डिजिटल डिटॉक्स चर्चा में है। डिटॉक्स का मतलब है आज के समय में मोबाइल्स का आदि बहुत सारे लोग हैं, मोबाइल में अगर डेटा खत्म हो जाता है तो लोगों का खाना नहीं खिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो महाराष्ट्र स्टेट में एक गांव है जिसको सांगली डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, सांगली डिस्ट्रिक्ट में गांव है, बड़ा गांव। तो उनने प्रत्येक शाम को 7 बजे कहा है कि हम अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उनको बंद रखेंगे और उनसे दूरी बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो स्ट्रेस का लेवल कम हो, ठीक है, और हमारे पॉजिटिव लाइफ हम मतलब कि एक्सपीरियंस कर पाए, और वर्क लाइफ बैलेंस को हम एक्सपीरियंस कर पाए, और स्लीप हैबिट को भी हम क्या कर पाए, इंप्रूव कर पाए। तो इसलिए इसको किया जाता है और ये प्रयास हमको करते रहना चाहिए। आप इसको एथिक्स में आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन चर्चा में है, जो रसिया से जर्मनी तक आती है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 अब अभी चल रही है, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 अभी पे काम चल रहा है। और अधिकांश जो ऑयल है रसिया के द्वारा, रसिया से यूरोप में इसी के द्वारा आता है। अभी 9% आ रहा है, इससे पहले बहुत आता था, लेकिन यूक्रेन रसिया वार के कारण इसमें सप्लाई कम हो गई, जो कि 9% हमको देखने को मिलती है। इसमें कुछ लीकेज देखने को मिला है, और जिसमें से मस्टर्ड गैस हमको मतलब कि रिसाव हो रहा है। ये मस्टर्ड गैस मतलब कि नेचुरल रूप से हमको नहीं पाई जाती, पावरफुल गैस होती है, ब्लस्टिंग एजेंट होता है, डैमेज कर सकती है आपकी स्किन को, आई को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। और काफी फैटल होती है, मतलब कि एक्सपोर यूजुअली मतलब कि फैटल नहीं होती है, ये आपके इस सिस्टम को बर्बाद कर सकती है, ठीक है। और आप अधिक समय तक कांटेक्ट में रहते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए चर्चा में था। दूसरा, लेबनान और इजराइल के मध्य समझौता हुआ है। अब इनके मध्य भी सीमा विवाद है, ओसिन में सीमा विवाद है। लेबनान कहता है कि ये वाली जो रीजन है वो हमारा है यहाँ से, इजराइल कहता है कि ये वाला रीजन है यहाँ से हमारी सीमा है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे गैस रिजर्व हैं, ऑयल रिजर्व हैं। तो इनका खनन करने के लिए इनके मध्य मतलब कि डेवलपमेंट करने के मध्य लिए इनके मध्य समझौता हुआ है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये गैस फील्ड है इसलिए विवाद है, ठीक है। ये आपको टैनिन, तामर, दालेर और लेवाथन, ठीक है, इनके नाम आप ध्यान रखें, अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्या है, तो क्या है, गैस फील्ड है, ठीक है। आप इजराइल यहाँ से देख पा रहे होंगे, लेबनान है, सीरिया की ये सीरिया है, ठीक है। ये गोल्डन है ये वाला, ये जॉर्डन है, ठीक है। एक ये आप देख पा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना नहीं था, एक एक टॉपिक और है। कल हमने ज्योतिर्लिंग डिस्कस किया, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग थे। और मेनली कल डिस्कशन इसलिए था कि जो महाकाल लोक का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मतलब कि उसको मतलब कि उद्घाटन किया गया। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 12 ज्योतिर्लिंग को पढ़ें। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं सोमनाथ और नागेश्वर में जो है गुजरात में देखने को मिलते हैं, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, केदारनाथ हमको उत्तराखंड में, और भीमा शंकर और त्र्यंबकेश्वर और गिरेश्वर ये हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, विश्वनाथ हमको बनारस में देखने को मिलते हैं, वैद्यनाथ हमको झारखंड में देखने को मिलते हैं, और रामेश्वर हमको तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। जैसा आप एक बार मैप में हमको आप देख लेना, सबसे नीचे रामेश्वर, सबसे ऊपर केदारनाथ, सबसे इधर पश्चिम में नागेश्वर आपको देखने को मिलता है, और सबसे इधर पूर्व में वैद्यनाथ आपको देखने को, झारखंड में जो घटना हुई थी ना, जो बोगी थी वो टूट गई थी, तो ये इसी संबंध में था, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, त्र्यंबकेश्वर और गिरनश्योर, ठीक है, और भीमा शंकर, ये तीन है जो आपको देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा। कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर आज का था। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।